गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले अध्ययन सत्रों में हम लोगों ने वसा के केमिस्ट्री अर्थात रसायन, वसा का वर्गीकरण तथा वसा के कार्यों के बारे में पढ़ा था। आज के अध्ययन सत्र में हम लोग वसा की विशेषताएं, वसा के स्रोत, इफ़ेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी, वसा की कमी के प्रभाव एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ टॉक्सिसिटी अर्थात वसा की विषाक्तता के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। वसा की विशेषताएं। वसा एवं लिपिड जल में अघुलनशील होते हैं। ये ईथर, पेट्रोलियम, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन आदि कार्बनिक घोलकों में खुल जाते हैं। वसा की प्रकृति स्वाद, सुगंध, पिघलने के बिंदु आदि विशेषताएं कार्बन श्रृंखला की लंबाई तथा कार्बन अणुओं की संतृप्तता पर निर्भर करती हैं। कार्बन अणुओं की लंबी श्रृंखला में जितने अधिक हाइड्रोजन अणु कार्बन के एकल बंध से जुड़े रहते हैं उतने ही वे ठोस होते हैं, क्योंकि वे संतृप्त होते हैं। इसीलिए घी व मक्खन जो है वो सामान्य रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हैं, क्योंकि वो संतृप्त वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड्स हैं, किंतु उनकी श्रृंखला छोटे होने के कारण वे नरम वसा होती है। नारियल के तेल में कार्बन अणुओं की श्रृंखला छोटी होने के बावजूद भी यह जाड़े में ठोस और गर्मी में द्रव अवस्था में रहता है, क्योंकि इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। सामान्य तापक्रम पर जो वसीय पदार्थ जम जाते हैं उन्हें हम वसा तथा जो द्रव रूप में रहते हैं उन्हें हम तेल कहते हैं। वसा या तेल को यदि अधिक समय तक गर्म किया जाए तो वे अपनी स्वयं की सरलतम इकाई वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। वसीय एवं ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं, जिससे तीव्र गंध वाले एक्रोलिन सब्सटेंस बनते हैं। यह एक्रोलिन स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होता है तथा ये पाचन क्रिया में भी गड़बड़ी उत्पन्न करता है। वसा को गर्म करने पर जब तेज़ धुआं निकलता है तो जिस समय तेज़ धुआं निकलता है वह वसा का स्मोक बिंदु कहलाता है, और स्मोक निकलने का मुख्य कारण भी एक्रोलिन का बनना ही होता है। सोयाबीन के तेल, बिनौले के तेल एवं सरसों के तेल में लिनोलिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है तथा मूंगफली एवं जैतून के तेल में ओलिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है। प्राणिज वसाओं में भी ओलिक अम्ल की सांद्रता अधिक होती है। वसा एवं तेल को लंबे समय तक अगर यूं ही खुला छोड़ दिया जाए तो उनकी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि खुले पदार्थ निरंतर वायु के संपर्क में रहते हैं और ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण जो मुक्त वसीय अम्ल होते हैं उनसे ये ऑक्सीजन क्रिया करती है, और इस ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण ये वसीय अम्ल रैंसिड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जिसके कारण वसा में कीटोन्स एवं एल्डिहाइड्स बन जाते हैं और वसा का स्वाद, सुगंध, रंग, स्पर्श आदि में परिवर्तन हो जाता है। रैंसिड युक्त वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। वसा को जब जल के साथ मिलाकर फेंटा जाता है तो वसा पायसीकृत हो जाती है, और पायसीकरण की क्रिया में वसा के कण अत्यंत सूक्ष्म कणों में विभक्त हो जाते हैं और पानी में तैरने लगते हैं। वसा के सूक्ष्म कणों का पानी में तैरना ही पायसीकरण कहलाता है। अंडा, दूध, दही, छाछ आदि में वसा पायसीकृत रूप में ही पाई जाती है। पायसीकृत वसा का पाचन एवं अवशोषण सहजता एवं शीघ्रता से होता है। समुद्री जीवों से प्राप्त वसा कठोर होती है। वनस्पति वसा में नारियल का तेल ठोस रूप में पाया जाता है। क्योंकि नारियल के तेल में हाइड्रोजन गैस के प्रवाहीकरण के कारण जो मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं वो हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त हो जाते हैं, और जो वनस्पति वसा बनती है वो ठोस हो जाती है। हाइड्रोजनीकरण क्रियाकरण की क्रिया के द्वारा असंतृप्त वसीय अम्लों को संतृप्त वसीय अम्लों में बदला जाता है। वनस्पति घी जो कि तेलों से बनाया जाता है वो इसी प्रकार हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही बनता है। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में असंतृप्त वसीय अम्लों में हाइड्रोजन को प्रविष्ट कराकर कार्बन अणुओं को संतृप्त किया जाता है। पिछली क्लास में मैंने आपको असंतृप्त वसीय अणुओं में कार्बन के डबल बॉन्ड और संतृप्त वसीय अम्लों में कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स दिखाए भी थे, और इस
संतृप्तिकरण की प्रक्रिया से ये तरल तेल जो है वो द्रव अवस्था से ठोस रूप में बदल जाते हैं और उनका जो कार्बन बॉन्ड्स जो कि हाइड्रोजन सिस रूप में थी पहले, अब ट्रांस रूप में परिवर्तित हो जाती है। फैट्स के सिस और ट्रांस रूप के बारे में भी मैंने आपको वसा के वर्गीकरण वाले अध्याय में पढ़ाया था, जिसमें बताया था कि संतृप्तिकरण के दौरान संपूर्ण वसा संतृप्त नहीं हो पाती और कुछ वसी अम्ल असंतृप्त रह जाते हैं, किंतु इस प्रक्रिया में उनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनकी पोजीशन बदल जाती है और वो सिस रूप से ट्रांस रूप जिगजैग रूप में आ जाते हैं। मूंगफली के तेल से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही बनाया जाता है। वनस्पति घी बनाने से पूर्व इसमें थोड़ी सी मात्रा में बिनौले के तेल एवं सोयाबीन के तेल को भी मिला देते हैं तथा विटामिन ए से फोर्टिफिकेशन भी किया जाता है। साबुनीकरण, साबुनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रिया में वसा की क्षारीय पदार्थों से प्रतिक्रिया कराई जाती है तो साबुन का निर्माण हो जाता है। पाचन प्रक्रिया में साबुनीकरण की प्रक्रिया नहीं होती, किंतु कभी कभी जब वसा का अवशोषण छोटी आंत में ठीक प्रकार से नहीं हो पाता तो छोटी आंत में जहाँ पाचन का माध्यम और अवशोषण का माध्यम क्षारीय होता है, वहाँ स्वतंत्र वसी अम्ल उपस्थित होने के कारण कैल्शियम लवण से क्रिया करके, क्षार के साथ क्रिया करके साबुन का निर्माण करते हैं। यह साबुन मल के साथ बाहर निकल जाता है और यह एक प्रकार की बीमारी है जिसे स्प्रू भी कहते हैं। सामान्य अवस्था में इस प्रकार के साबुनीकरण की प्रक्रिया नहीं होती है। वसा में विटामिन ए, डी, ई तथा के जो कि वसा विलेय विटामिन है, उन्हें घुलने की क्षमता होती है। इन विटामिनों का अवशोषण भी वसा की उपस्थिति में ही होता है। वसा की प्राप्ति के साधन, वसा एवं तेल प्राकृतिक रूप से प्राणिज एवं वनस्पति दोनों ही स्रोतों से प्राप्त होते हैं। कुछ भोज्य पदार्थों में वसा अदृश्य रूप में विद्यमान होती है, जैसे कि अनाज, दालें, आटा, सूजी, फल, सब्जियां आदि। क्योंकि इन भोज्य पदार्थों में जो वसा की मात्रा होती है वो अत्यंत सूक्ष्म होती है और अदृश्य वसा के रूप में होती है। साथ ही इन भोज्य पदार्थों में जो वसा होती है उनमें आवश्यक वसीय अम्ल बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। आवश्यक वसीय अम्ल मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, लिनोलीक, लिनोलिनिक और एराकिडोनिक जो है तीनों आवश्यक वसीय अम्ल हैं, जो कि पूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हैं। कुछ भोज्य पदार्थों में वसा दृश्य रूप में उपस्थित रहती है और वास्तव में यही भोज्य पदार्थ वसा के मुख्य स्रोत है, जैसे कि दूध के ऊपर आपने मलाई आती देखी ही होगी और दूध को जमा कर दही बनाकर उससे मक्खन निकालते हुए भी देखा होगा। घी, मक्खन, डालडा घी या वनस्पति घी, मूंगफली, दही, सोयाबीन, सरसों के बीज, तिल के बीज, सूर्यमुखी के बीज, कपास के बीज आदि। दूध में विद्यमान वसा को मक्खन या मक्खन से घी के रूप में परिवर्तित करके उपयोग में लाया जाता है। भैंस के दूध में गाय के दूध की अपेक्षाकृत वसा की मात्रा 2 गुनी होती है। अंडे के पीले भाग में वसा फॉस्फोलिपिड्स के रूप में रहती है। कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ जैसे कि शर्करा, गुड़ एवं बूरा शक्कर में वसा जरा भी नहीं होती, लेश मात्र भी नहीं होती, क्योंकि ये शुद्ध कार्बोहाइड्रेट है। जबकि अनाज, दाल व फल व सब्जियों में वसा की अत्यंत न्यून मात्रा होती है। आइए अब हम आपको एक तालिका दिखाते हैं जिसमें वसा की मात्रा को प्रति 100 ग्राम में दर्शाया गया है। घी व तेल जो कि शुद्ध वसा है 100% फैट होती है और उनका कैलोरी मूल्य चूँकि 1 ग्राम घी तेल से हमें 900 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो घी व तेल का कैलोरी मूल्य भी 900 किलो कैलोरी है। वनस्पति घी, ताज़ा घी, मक्खन में 81% फैट है, 20% वाटर या पानी की उपस्थिति होती है। नारियल का बुरादा, सूखे नारियल का चूरा 65% फैट है, ताज़ा नारियल 42%। और आप ये देखिए ये ड्राई फ्रूट्स आ गए, बादाम, काजू तेल आदि, जिनमें 40 से लेकर मूंगफली 40 से लेकर 59-60% तक वसा उपस्थित रहती है। खोया, दूध से बना हुआ खोया यानी कि मावा, भैंस के दूध से बने हुए खोए में वसा की मात्रा ज़्यादा है 31%, गाय के दूध में 15% ही है। सोयाबीन का तेल आप लोगों ने काम में लिया ही होगा। सोयाबीन में 20% वसा है, वहीं अंडों में 13% और भैंस के दूध में 8%, गाय में 4% और मछली में वसा की मात्रा तो कम है, लेकिन जो मछली के तेल होते हैं वो पूफा युक्त होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड युक्त, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। मांस और यकृत वसा के प्राणिज स्रोत हैं
मछली भी प्राणिज स्रोत में है। गेहूं के भ्रूण पोषण में से अगर वसा निकाली जाए तो 7.4%, यानी कि केवल गेहूं में से केवल भ्रूण पोषण को निकालें तो उसमें 7.4% वसा होती है, जिसमें कि आवश्यक वसीय अम्ल बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। तालिका से आपको पता चल ही रहा होगा कि घी, तेल व वनस्पति घी वसा प्राप्ति के सर्वोत्तम स्रोत है और इन्हीं तेलों से विटामिन ई की भी प्राप्ति होती है। घी, मक्खन और वनस्पति घी में जो वसा है वो वसा के साथ साथ उनमें विटामिन ए भी मौजूद है। दूध जिससे बना खोया वसा के साथ साथ प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण के भी अच्छे स्रोत हैं। वसा की कमी के प्रभाव, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा वसा के कार्यों में कि वसा का मुख्य कार्य शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करना है, तो वसा की कमी का जो पहला प्रभाव दिया है सामान्य वृद्धि रुक जाना। कारण वसा की कमी से हमारे शरीर में आवश्यक, ये अमीनो अम्ल नहीं है बल्कि वसीय अम्ल है, आवश्यक वसीय अम्लों की कमी हो जाती है, जिससे शरीर की सामान्य वृद्धि एवं विकास रुक जाता है, जैसे लिनोलिक, लिनोलिनिक और एरेकिडोनिक आदि आवश्यक वसीय अम्ल। ये वसीय अम्ल हमारी ऊतकों, कोशिकाओं एवं ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। लिनोलिक अम्ल संतानोत्पत्ति एवं धात्री माता के दुग्ध उत्पादन के लिए भी आवश्यक है। वसा एवं कार्बोज की मात्रा जब शरीर में कम होती है तो प्रोटीन अपना मुख्य निर्माणात्मक कार्य छोड़कर सहायक कार्य ऊर्जा देने लगता है, और जो प्रोटीन का मेन काम है शरीर का निर्माण करना, उसका उपयोग नहीं हो पाता, शारीरिक वृद्धि और विकास अवरुद्ध होता है। इस प्रकार वसा दो प्रकार से वृद्धि एवं विकास में हेल्प करती है। एक तो प्रोटीन की बचत करके, जिससे प्रोटीन शारीरिक वृद्धि एवं विकास कर सके, और दूसरा आवश्यक वसीय अम्लों की सप्लाई करके, जो कि शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण के लिए जरूरी है। दूसरा, त्वचा का सूखा, खुरदरा एवं चमकहीन हो जाना। त्वचा के डर्मिस परत में तेली ग्रंथियां उपस्थित होती हैं और इन ग्रंथियों से निरंतर तेल निकलता रहता है, जिससे त्वचा चिकनी एवं चमकदार दिखाई देती है। वसा के अभाव में इन ग्रंथियों से पर्याप्त मात्रा में तेल या सीबम का स्रावन नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप त्वचा रूखी, सूखी, खुरदरी, चमकहीन एवं कांतिहीन हो जाती है। त्वचा को स्वस्थ तथा कांतिमय बनाए रखने के लिए लिनोलीक, लिनोलिनिक और एरेकिडोनिक नामक आवश्यक वसीय अम्लों की अत्यंत आवश्यकता होती है। इन वसीय अम्लों की जब शरीर में कमी हो जाती है तो इनकी कमी से त्वचा का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, या यूँ कहें त्वचा की रंगत बिगड़ जाती है। त्वचा का रोग डर्मेटाइटिस या हो जाता है, जिससे एक्जिमा भी त्वचा का ही रोग है जो कि वसा की कमी से होता है, जिसमें स्किन ड्राई और सूखी सूखी हो जाती है। और इन रोगों के निवारण के लिए हमें आवश्यक वसीय अम्लों की सहायता होती है, जो कि अलसी का तेल, लिंसीड ऑयल, मछली के तेल या कॉड लिवर ऑयल से मिलते हैं। फिरनोडर्मा भी एक प्रकार की स्किन डिजीज है। वसा की कमी से बच्चों और बड़ों में त्वचा का फिरनोडर्मा रोग हो जाता है। इस रोग में पीठ, पेट, जांघ तथा कूल्हों की त्वचा पर नुकीली फुंसियां निकल जाती हैं और जो त्वचा होती है वो कछुए की त्वचा के समान हो जाती है। आपको एक चित्र दिखाते हैं फिरनोडर्मा का, जिसमें बताया है कि किस तरह से त्वचा नुकीली हो जाती है। देखिए इस चित्र को, ये फिरनोडर्मा से ग्रस्त त्वचा है, जिसमें कि स्किन पर हेयर फॉलिकल्स में दाने दाने से बन जाते हैं। स्किन की जो एपिडर्मिस की सेल्स है वो हाइपर केराटिनाइज, अति श्रृंगीकृत होकर नुकीले दाने से बना लेती हैं। कभी इनमें पस पड़ता है, कभी पस नहीं भी पड़ता है, ये शुष्क भी होती है, दो प्रकार की होती हैं। इसको फॉलिकुलर हाइपोकेराटोसिस भी कहते हैं टेक्निकल टर्म में। फॉलिकुलर यानी कि नुकीले फॉलिक्यूल्स या गांठों का बनना, हाइपर केराटोसिस क्योंकि केराटिनाइजेशन की प्रक्रिया ज़्यादा हो रही है इसलिए। जब इस स्थिति में 10 ग्राम सैफलावर का तेल प्रतिदिन दिया गया तो 6 पर जो थी ये स्थिति ठीक हो गई और त्वचा वापस स्वस्थ हो गई। ये जो त्वचा है ये नग्न आंखों से आपको दिखाई नहीं देगी, मैग्नीफाइड ग्लास के द्वारा इसको दिखाया गया है। हमारे शरीर में दिन प्रतिदिन कुल ऊर्जा का 6% हिस्सा हमें आवश्यक वसीय अम्लों के द्वारा मिलना चाहिए, जिससे कि आवश्यक वसीय अम्लों की पर्याप्त आपूर्ति होती है। कोशिका की कार्य क्षमता में कमी हो जाना। आवश्यक वसीय अम्लों की कमी से कोशिकाओं तथा कोशिका आवरण की त्वचा घट जाती है, शरीर में जल का संतुलन बिगड़ जाता है, कुछ एंजाइम्स की प्रक्रियाओं में असंतुलन हो जाता है, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल के ट्रैवलिंग की, परिवहन की गति कम हो जाती है और रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाने से हृदय संबंधित रोग भी हो जाते हैं।
संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक। वैज्ञानिक शोधों और अनुसंधानों से सिद्ध हो चुका है कि विटामिन ई, जो कि वसा विलेय विटामिन है, वो संतानोत्पत्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है और इस विटामिन का परिवहन भी वसा के द्वारा ही होता है। अतः अगर आहार में वसा की कमी होगी तो न केवल विटामिन ई का अवशोषण में कमी होगी, बल्कि विटामिन ई जो भोजन में है वह भी पूर्ण रूप से अवशोषित नहीं हो पाएगा और न ही उसका शरीर में विभिन्न स्थानों पर परिवहन हो पाएगा, जिसके कारण संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया में गड़बड़ी भी हो सकती है। आइए अब हम देखें कि आवश्यकता से अधिक वसा अगर उपभोग की जाए तो उसके क्या प्रभाव दिखाई देते हैं। वसा की कमी की तरह ही वसा की अधिकता भी शरीर के लिए नुकसानदेह होती है। वसा की अधिकता का परिणाम वसा की कमी की अपेक्षा अधिक भयावह होता है और कई बीमारियों को जन्म देता है। वसा की अधिकता से शरीर पर निम्न दुष्प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। पहला, मोटापा बढ़ना। आवश्यकता से अधिक वसायुक्त भोजन के सेवन से अत्यधिक मात्रा में एडिपोज टिश्यू बनने लगते हैं। आपको मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि जब कभी भी ऊर्जा हमारे शरीर में अधिक मात्रा में होती है तो वो वसीय ऊतकों एडिपोज टिश्यू के रूप में चर्बी में जमा होने लगती है, जिससे त्वचा के नीचे फेफड़े, हृदय, गुर्दे, यकृत आदि अन्य कोमल अंगों तथा शरीर के अन्य स्थानों पर वसा की परत जम जाती है। वसा की परत जमने से मोटापा बढ़ जाता है। मोटापा अपने आप में एक बीमारी है जिससे शरीर की शारीरिक स्फूर्ति घट जाती है और मोटे व्यक्ति को चलने फिरने, उठने बैठने, दौड़ने भागने, सीढ़ियाँ चढ़ने आदि में कठिनाई होती है। मोटापा कई अन्य भयंकर बीमारियों को भी जन्म देता है, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग आदि। मधुमेह मधुमेह अधिकांशतः मोटे लोगों को ही होता है। हालांकि यह बीमारी वंशानुगत भी है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने आप ही स्थानांतरित होती रहती है और अपने माता पिता से जन संतति को उपहार स्वरूप मिलती है। वसा एवं कार्बोज के अत्यधिक सेवन से अत्यधिक मात्रा में ग्लूकोज का निर्माण होता है। हमारा रक्त एक सीमित मात्रा तक ही ग्लूकोज संग्रहित कर पाता है और शेष ग्लूकोज को पहले ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत तथा मांसपेशियों में जमा होता है और इसके पश्चात वो वसा में बदलने लगता है। किंतु ग्लाइकोजन को संग्रह करने की क्षमता भी यकृत और मांसपेशियों की सीमित होती है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए अग्नाशय के लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं वो अधिक कार्य करना पड़ता है और ये द्वीपिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन करती हैं, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। यदि पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन स्रावित न हो तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता और ग्लूकोज मूत्र के साथ निकलकर मूत्र मार्ग से निष्कासित होने लगता है, जिसे हम मधुमेह कहते हैं। अतः अग्नाशय पर अत्यधिक बोझ बढ़ने से इंसुलिन का स्रावन धीरे धीरे कम होने लगता है और मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी मोटापे से प्रभावित होती है और इसी कारण वसा की अधिकता जो है मधुमेह को आमंत्रित करती है। क्यों? क्योंकि जब मोटापा अधिक हो जाता है तो सक्रिय मांसपेशियां कम हो जाती हैं और उन मांसपेशियों की इंसुलिन के द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसे इंसुलिन सेंसिटिविटी कहते हैं और यह इंसुलिन सेंसिटिविटी मोटापे में कम हो जाती है और मधुमेह रोग को आमंत्रित करती है। हृदय संबंधित रोग। वसा की अधिकता से रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। सामान्यतया रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रैंडम स्थिति में अर्थात भोजन करने के पश्चात 120 से 160 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर ही होनी चाहिए। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 120 से 160 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर ही होनी चाहिए। इससे अधिक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर कोलेस्ट्रॉल रक्त धमनियों की आंतरिक दीवारों पर जमने लगता है और फलतः रक्त की दीवारों को सक्रिय करने लगता है, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। धीरे धीरे इन धमनियों की दीवारों पर इतना कोलेस्ट्रॉल जम जाता है कि इसका लचीलापन ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ इन पर कैल्शियम लवण का भी जमा हो जाता है, जिससे धमनियों की दीवारें कठोर हो जाती हैं और इनका व्यास छोटा हो जाता है, जिससे रक्त के बहाव की गति कम हो जाती है और रक्तचाप बढ़ जाता है और इसका सीधा असर हृदय पर पड़ता है, जिससे हृदय संबंधित बीमारियां और हृदयाघात की संभावना बढ़ जाती है।
कभी कभी वसीय तंतु भी हृदय के आसपास एकत्रित होते जाते हैं और हृदय के सामान्य क्रियाकलापों में व्यवधान डालते हैं, जिसके कारण हृदय रोग हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल धमनियों की आंतरिक नली को अवरुद्ध कर देता है, जिसे अंतः धमनीय रुकावट अर्थात थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं। फलतः रक्त का बहाव कम हो जाता है और रक्तचाप बढ़ जाता है। गुर्दे, मोटापे के कारण गुर्दे के चारों ओर भी वसी तंतुओं की परत जम जाती है, जिससे गुर्दे के द्वारा निरुपयोगी पदार्थ अर्थात उत्सर्जित पदार्थ जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, टॉक्सिन आदि वर्ज्य पदार्थों का पूर्णतया निष्कासन नहीं हो पाता और वे रक्त में ही रह जाते हैं। रक्त की छनन प्रक्रिया ठीक प्रकार से नहीं हो पाती और वर्ज्य एवं हानिकारक पदार्थ रक्त में ही घुले रह जाते हैं। अशुद्ध रक्त शरीर के लिए जहरीला एवं हानिकारक होता है और फलतः गुर्दे अपना कार्य करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जितना वसा की कमी से शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है, वहीं इसके अधिकता भी काफ़ी दुष्प्रभाव डालती है। अतः अत्यधिक मात्रा में मक्खन, घी, अंडा, मांस, वनस्पति घी, यकृत आदि का सेवन करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये सभी संतृप्त वसीय अम्लों से बने हैं जो कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करते हैं और हाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो मोटापा, हृदय रोग, गुर्दे के रोग आदि को निमंत्रण देता है। अतः इन रोगों से बचने के लिए हमें निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, भोजन में वसा का प्रयोग कम से कम किया जाए। घी, वनस्पति घी, मक्खन आदि के स्थान पर तेल का अधिक सेवन करें। पराठे घी में बनाकर तेल में बनाए जाएं। तेल अधिक नुकसानदायक नहीं होता क्योंकि इसमें असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। असंतृप्त वसा में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम होती है। भोजन में फल व कच्ची सब्जियों को सलाद के रूप में अधिक से अधिक खाना चाहिए, क्योंकि सलाद में जो रेशा होता है वो आंत में कोलेस्ट्रॉल की कुछ मात्रा को अपने साथ बांध लेता है और मल के साथ शरीर से निष्कासित कर देता है, जिसके कारण रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है। आहार में फल या फलों के रस का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। इनमें वसा को निष्प्रभावी करने की विलक्षण क्षमता भी होती है। इसी कारण ये त्वचा के नीचे जमी हुई वसा की परत को भी बर्न कर देते हैं। अर्थात फल और फलों के रस में जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं वो वसा को मेटाबोलाइज करने में लाभकारी सिद्ध होते हैं। भोजन निश्चित समय पर तथा संतुलित मात्रा में किया जाना चाहिए। दिन भर थोड़े थोड़े अंतराल पर भोजन करने से कैलोरी की मात्रा बढ़ती है। प्रतिदिन यदि आहार में 200 कैलोरी की भी वृद्धि आप करते हैं तो 1 माह में ही 1 किलो वजन बढ़ जाता है और इस प्रकार मोटापा भी बढ़ जाता है। आहार में वसा के साथ साथ कार्बोज की भी कम मात्रा ही ग्रहण की जानी चाहिए, क्योंकि कार्बोज भी पाचन के बाद अधिक मात्रा में ग्लूकोज बनाती है और वो ग्लूकोज जो कि ग्लाइकोजन निर्माण के बाद भी बची रह जाती है, वो लाइपोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा वसा में परिवर्तित होकर त्वचा के नीचे जमा होने लगती है, चर्बी को बढ़ाती है, मोटापे को बढ़ाती है। भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन अवश्य लेनी चाहिए, किंतु इतना ध्यान रखना चाहिए कि प्रोटीन उन्हीं खाद्य पदार्थों से लिए जाएं जिनमें वसा की मात्रा भी हो। असंतृप्त तथा संतृप्त वसा का अनुपात, ऐसा नहीं है कि हमें संतृप्त वसा का उपयोग बिल्कुल ही नहीं करना। असंतृप्त तथा संतृप्त वसा दोनों का ही भोजन में विशेष महत्व है, क्योंकि कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल भी शरीर के उपयोगी पदार्थों को बनाने के लिए ज़रूरी है, संरचनात्मक अवयव के रूप में ज़रूरी है। तो असंतृप्त तथा संतृप्त वसाओं का अनुपात 2:1 के रूप में होना चाहिए। प्रतिदिन व्यायाम, शारीरिक कार्य आदि करने चाहिए। मोटे व्यक्ति को तो कम से कम रोज़ 4 से 5 किलोमीटर तेज़ कदमों से पैदल चलना चाहिए, जिससे कि एडिपोज ऊतकों के लिपिड और वसा मेटाबोलाइज होकर विभक्त होकर ऊर्जा प्रदान करते रहें और नए लिपिड का पुनर्निर्माण होता रहे। आज की क्लास में हमने वसा की विशेषताएं, वसा की प्राप्ति के स्रोत, वसा के कार्य तथा वसा की कमी व अधिकता के प्रभाव देखे। आइए अब हम थोड़ी सी बात करें वसा की आवश्यकताओं की। तो हमारे शरीर में हमें प्रतिदिन इतनी वसा का उपयोग करना चाहिए कि वह कुल ऊर्जा का कम से कम 15% तथा अधिकतम 30% तक उपलब्ध कराया जाए। इस केस में अगर हम देखें तो ये जो रेंज 15 से 30% है, यानी कि 1000 किलो कैलोरी अगर आपने ऊर्जा का उपभोग किया है तो उसमें कम से कम
150 कैलोरी हमें वसा से मिलनी चाहिए या अधिकतम 300 कैलोरी वसा से मिलनी चाहिए। तो ये जो 15 से 30% की रेंज है ये इस प्रकार से है। इन्फेंट्स और शिशुओं के लिए ये मात्रा 25 से 30% तक होती है। फिर थोड़े वृद्धि करने वाले शिशुओं के लिए ये 20% से लेकर 25% तक, और वयस्क लोगों में जिनको की वसा का उपभोग कम करना चाहिए, जो मोटापे से ग्रसित, उनके लिए विशेषकर 15% तक ही होनी चाहिए, यानी कि वसा का उपयोग कम करना चाहिए। और भोजन में वसा दृश्य और अदृश्य दोनों रूप में काम में ली जाती है। दृश्य वसा तो वो है जो हम भोजन पकाने के लिए माध्यम के रूप में काम में लेते हैं, जैसे रोटी पर घी चुपड़ना, पराठे बनाना, दाल और सब्जियां आदि छोड़ना। अदृश्य वसा जो हम भोज्य पदार्थों के साथ ही कंज्यूम करते हैं, जैसे कि दूध में वसा, दही में वसा, या आप नट्स का उपयोग करें, काजू, किशमिश, बादाम आदि खाएं या उनसे बने हुए कुछ व्यंजन खाएं, तो वो अदृश्य वसा के रूप में वसा उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार वसा का चयन हमें अपने भोजन में बहुत ही सावधानी पूर्वक एवं समझदारी के साथ करना चाहिए।